Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. Welcome back once again. This is the aptitude test number 7 and this is the time to evaluate your preparation. Right. So, the first question is in front of you and the section is current affairs and general science. Right. So, the first question is, which laboratory of DRDO has developed UV blaster and ultraviolet UV disinfection tower for a quick and chemical free sanitizer? DRDO की किस प्रयोगशाला ने यूवी ब्लास्टर को एक त्वरित और रासायनिक मुक्त सैनिटाइजर के लिए एक पराबैंगनी यूवी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? इसके ऑप्शंस हैं आपके पास में। पहला ऑप्शन है लेस्टेक, बी ऑप्शन है इसका ASL, सी ऑप्शन है डीवेल एंड डी ऑप्शन है CABS। राइट। तो इसके चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। आपको मैं दूंगा केवल 5 सेकेंड्स। ओके, इसका सही आंसर है आपके सामने लेस्टेक। लेस्टेक DRDO की वो लैबोरेटरी है जिसमें आपका रासायनिक मुक्त केमिकल फ्री सैनिटाइजर डिसइंफेक्टिंग टावर को बनाया गया है जो अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करता है, यूज करता है। सबसे पहले आपको यहां पर समझना है कि यहां पर DRDO को फुल फॉर्म क्या है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका क्या है, DRDO को फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा यहां पर अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे चार ऑप्शंस दिए गए हैं जो लेबोरेटरीज के नेम है। लेस्टेक का नेम है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। ASL का फुल फॉर्म है आपका एडवांस सिस्टम लैबोरेटरी एंड ऑप्शन सी है आपका DEBEL। इसका फुल फॉर्म है आपका डिफेंस बायो इलेक्ट्रिकल एंड बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल एंड L फॉर लैबोरेटरी। राइट। एंड CABS क्या है यहाँ पर, याद रखेंगे हमें, ये आपका है सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम। राइट। तो ये चार ऑप्शन है, चार लेबोरेटरीज आपको दी गई थी। ऑप्शंस में तो हमें इनके नाम भी याद रखना है और साथ में याद रखना है DRDO की जो लेस्टेक लेबोरेटरी है उसमें यूवी रेस के द्वारा चलने वाला एक रासायनिक मुक्त सैनिटाइजर, दैट मीन्स केमिकल फ्री सैनिटाइजर डिसइंफेक्टिंग टावर को क्या किया गया है कि मतलब बनाया गया है, इंस्टॉल किया गया है, जिसके द्वारा बहुत ही जल्दी तरीके से पूरे के पूरे सिटी में डिसइंफेक्शन की प्रोसेस को लीड किया जा सकता है। राइट। तो यहां पर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। राइट। यहां पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। नेम द इंडियन स्टेट विच हैज लॉन्च्ड ऐप नेम्ड एग्जिट ऐप फॉर पीपल ऑफ अदर स्टेट्स हु आर स्ट्रेंड इन द स्टेट ड्यू टू लॉकडाउन। इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो उस भारतीय प्रदेश का नाम बताइए जिसने अन्य राज्यों के लिए एग्जिट ऐप नाम से एक ऐप लॉन्च किया है जो लॉकडाउन के कारण राज्य में फंसे हुए हैं। अगर आप ये समझिएगा तो आपको उस स्टेट का नेम बताना है जिसने अपने राज्य में फंसे हुए दूसरे राज्यों के लोगों के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और जिस एप्लीकेशन का नाम है एग्जिट ऐप। राइट। तो वो कौन सा स्टेट है, आपको उसका स्टेट का नाम। ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना, ऑप्शन नंबर B वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर C आसाम एंड ऑप्शन नंबर D मेघालय। ओके, सो 5 सेकेंड्स अगेन। ओके, सो द राइट आंसर इट इज वेस्ट बंगाल। ओके, तो वो आपका इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल है जिसने एग्जिट ऐप को लॉन्च किया है जो दूसरे स्टेट्स के जो यहाँ पर मजदूर वर्ग जो आपका लेबर फंसे हुए हैं वो किसी भी लॉकडाउन की वजह से, तो उनके लिए एग्जिट ऐप का लॉन्च किया है।
राइट, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक और अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स डीआरडीओ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? अभी बताया था ना, डीआरडीओ की जो लैबोरेटरी वो लैस्टेक है, जहां पर आपका डिसइंफेक्टिंग टावर का इंस्टॉलमेंट किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है फॉर द क्विक डिसइंफेक्टिंग इफेक्ट के लिए। तो यहां पर आपको बताना है इस वक्त जो डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है, इस वक्त अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है आपके राजीव वर्मा, दूसरा ऑप्शन है अमित मिश्रा, तीसरा ऑप्शन है वेणुगोपाल एंड चौथा ऑप्शन है सतीश रेड्डी। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो राइट आंसर इट इज सतीश रेड्डी। क्या नाम है? डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है, याद रखेंगे, सतीश रेड्डी। इनका पूरा नाम डॉक्टर गणेश सतीश रेड्डी है। अगर मैं इनसे बात करूं तो ये हमारे यहाँ पर 18 जून 2018 से डीआरडीओ के क्या है, आपके 18 जून 2018 से डीआरडीओ के चेयरमैन हैं हमारे कंट्री के डीआरडीओ के। और एक दूसरी बात, इस साथ में आरएनडी डिपार्टमेंट, डीआरडीओ का जो आरएनडी डिपार्टमेंट है उसके हेड इंचार्ज है। आरएनडी दैट मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। साथ में ये पहले, इससे पहले सेक्रेटरी के पोस्ट पर थे। ठीक है, इतना समय याद रखना है। इस वक्त हमारे चेयरमैन कौन है डीआरडीओ के? उनका नाम है डॉक्टर गणेश सतीश रेड्डी। राइट, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी भी लिख के आ जाता है, कहीं कहीं पर ओनली सतीश रेड्डी आ जाएगा। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा सेक्शन स्टार्ट होने वाला है हिंदी का। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। ओके, किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी हास्य रस, ऑप्शन नंबर सी वीर रस एंड ऑप्शन नंबर डी शांत रस। आपको बताना है किस रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी हास्य रस, ऑप्शन नंबर सी वीर रस एंड ऑप्शन नंबर डी शांत रस। आपको बताना है इनमें से किस रस को रसराज कहते हैं। आपका आंसर है श्रृंगार रस। याद रखेंगे, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। सभी रसों का प्रधान बोला जाता है, सभी रसों का राजा बोला जाता है श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप लोगों को याद होना चाहिए, क्या होता है? रति होता है। ओके, हास्य रस का आपको पता है हास होता है, वीर रस का उत्साह होता है और शांत रस का निर्वेद होता है। इसको थोड़ा सा माइंड में याद रखिएगा। और रसों का राजा किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। ओके, चलेगा, क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है आपको। ऑप्शन नंबर ए जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी शरीर की शोभा बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी उसी प्रकार अलंकारों से, ऑप्शन नंबर डी भाषा में लालित्य आ जाता है। इसमें से किसी एक वाक्य के भाग में कहीं अशुद्धि है, उस भाग को आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको बताना है वो कौन सा भाग है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। आपके पास अगेन 5 सेकेंड्स का टाइम है। ओके, इसका सही आंसर आपके सामने मैं देता हूं। इसका सही आंसर है शरीर की शोभा बढ़ जाता है, क्योंकि ये ग्रामेटिकली गलत है। अगर मैं इसमें बात करूं तो शरीर की शोभा बढ़ जाती है, ना कि बढ़ जाता है। ओके, तो याद रहेगा, एक छोटा सा गलती के बेसिस पे आपसे पूछ लिया गया है। चलेगा, यहां पर हमें आना चाहिए कि हमें हिंदी की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको अकॉर्डिंग में हमें सेंटेंस में पढ़ना आना चाहिए था। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 अब हमारा इंग्लिश पोर्शन स्टार्ट होता है यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप। द टीचर ऑर्डर्ड कमल टू लीव द रूम एंड डैश हिम टू रिटर्न। ओके, ऑप्शन नंबर 1 स्टॉप्ड, ऑप्शन नंबर बी रिफ्यूज्ड, ऑप्शन नंबर सी फॉरबेड एंड ऑप्शन नंबर डी चैलेंज्ड। आपका एक बार दोबारा से क्वेश्चन को मैं रीड कर दे रहा हूं। द टीचर ऑर्डर्ड कमल टू लीव द रूम एंड डैश हिम टू रिटर्न। ऑप्शन नंबर ए स्टॉप्ड, ऑप्शन नंबर बी रिफ्यूज्ड, ऑप्शन नंबर सी फॉरबेड एंड ऑप्शन नंबर डी चैलेंज्ड। तो आपको बताना है इसमें से जल्दी से कौन सा यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा इन 4 ऑप्शंस में से। सोच लीजिए जल्दी से, अगेन 5 सेकेंड्स। ओके, सो टाइम्स अप नाउ।
एंड राइट आंसर हियर आप लोगों के होप सो your answers that are matching with the right answers, and that is why I am thinking about the most of the students, the major number of students are giving the right answers for in this aptitude test. Okay, right. So इसका ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही है. अब मैं इसको समझाता हूं. यहाँ पर मैं फॉरवर्ड क्यों लगाऊंगा, क्योंकि आपने अगर स्पीचेस पढ़ा होगा इंग्लिश में, नरेशन स्पीच, तो आप जानते हैं जब डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो जब हम लोग जानते हैं और उसमें एक आपका पार्ट आता है सेंटेंस का, तो जो आप देखेंगे जब डायरेक्ट सेंटेंस दिया होता है तो उसमें एक आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है. तो आपको सोचना है जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो इंपरेटिव है, तो वहां पर जो हम नेगेटिव के लिए यूज करते हैं या तो नॉट टू का यूज होता है या फिर डायरेक्टली फॉरवर्ड का यूज किया जाता है. तो यहां पर हम बात करें, स्टॉप मीन्स मतलब होना है रोक देना, रिफ्यूज मीन्स मना कर देना, और चैलेंज मीन्स होता है किसी को कोई चीज का चैलेंज करना, और फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना. अब अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, द टीचर्स ऑर्डर्ड कमल, अध्यापक ने कमल को आज्ञा दी, टू लीव द रूम, कमरे को छोड़ने की, एंड डैश हिम टू रिटर्न, मतलब क्या है, वापस ना आने की. यस सुनो, तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है टू लगा हुआ है, दैट मीन्स इट इज अ इंपरेटिव सेंटेंस, एंड वी नो दैट हाउ टू कन्वर्ट अ इंपरेटिव रिपोर्टिंग स्पीच इनटू अ इनडायरेक्ट स्पीच, राइट. तो हम लोग क्या जानते हैं, नॉट का यूज अगर हमें करना है तो नॉट टू यूज करेंगे, जो कि हमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, फॉरवर्ड यूज करेंगे. क्या करेंगे, फॉरवर्ड. याद रखिएगा, FORWARD. इंपरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव को आपको कन्वर्ट करने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में हम फॉरवर्ड का यूज करते हैं या फिर नॉट टू का यूज करते हैं. चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं आगे, और यहां पर आप देखेंगे चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड. आप देखेंगे यहां पर 4 मीनिंग्स दी गई हैं आपको, और इसमें से सही स्पेलिंग सिलेक्ट करनी है. पहला आपको दी गई है मीनिंग, आपको सारी की सारी मीनिंग आपकी बुके की दी गई हैं, और यहाँ पे बुके की आपकी स्पेलिंग आपको सिलेक्ट करनी है. BOUQUETE, BOUQUET, BOQUET और BOUQUEETE. तो बताइए यहां पर कौन सा आपका सही आंसर है. अगेन 5 सेकेंड्स ही दूंगा मैं आपको. राइट, तो यहां पर आपका जो सही आंसर है वो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी. जो आपकी बुके की स्पेलिंग होती है, बुके मीन्स जानते हो ना, जब आप किसी की शादी में जाते हो या फिर किसी बर्थडे पार्टी में जाते हो तो आप उसके लिए बुके लेके जाते हैं, मतलब फूलों का एक गुलदस्ता. समझ में आता है, तो वो आपका जो बुके कहलाता है उसकी सही स्पेलिंग क्या है, BOUQUET. याद रखेंगे हम, या अगर हम इसको नॉर्मल वे में पढ़ते हैं तो हमें लग रहा है ये बकेट है, लेकिन बकेट की स्पेलिंग नहीं, ये नहीं होती, इसमें टी साइलेंट है, और यहां पर हमें इसको पढ़ना क्या होता है, बुके. बुके की स्पेलिंग क्या होगी, BOUQUET, राइट, बुके. तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली, मैंने यहां पर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है. अब हम आ जाते हैं मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया है. ओके, यहां पर आपके सामने है ये. सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए. क्या लिखा है, वाटर इज प्योरिंग into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, then find the number of hours it will take to fill the reservoir. इसको हिंदी में पढ़ दे रहा हूं. 60 लीटर पर मिनट की दर से एक घनाकार जलाशय में पानी डाला जा रहा है. यदि जलाशय का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे. ये आपका क्वेश्चन है, याद रखना. जो आपकी रेट है, रेट ऑफ वाटर, वो 60 लीटर्स पर मिनट दी गई है, और यहां पर आपको पता है जलाशय में का आयतन है 108 मीटर क्यूब है, तो जलाशय को भरने में आपको कितने घंटे लगेंगे, राइट. ऑप्शंस आर, यहां पर ऑप्शन देख लीजिए. आपका पहला ऑप्शन दिया गया है आपको 1/2 आवर, एक मतलब हाफ, मतलब आधा घंटा. इसके बाद ऑप्शन नंबर बी 1800 सेकेंड्स, 1800 सेकेंड्स. ऑप्शन नंबर सी 1800 आवर्स, 1800 घंटे. एंड ऑप्शन नंबर डी 30 आवर्स, 30 घंटे. सोच लीजिए जल्दी से, आपके सामने आपका क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, राइट. तो आप ये यहाँ पर देख लीजिएगा और जल्दी से इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए.
आपके चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपका क्वेश्चन है। मैं आपको 15 सेकेंड्स दे रहा हूं यहां पर। कुछ बच्चे यहाँ पे सोचते होंगे कि 15 सेकेंड्स का टाइम बहुत कम होता है, लेकिन आप लोगों का जो सबसे अच्छा तरीका है, आपने क्वेश्चन रीड करा, तो मैं तो बड़ा स्लो रेट से वो करता हूँ क्वेश्चन को रीड, और शायद 2 टाइम्स रिपीट करता हूँ। लेकिन बच्चों को जो आपको करना है वो 1 टाइम रीड करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना होता है। तो दैट इज मच मोर 15 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका सही आंसर आप लोगों ने निकाल दिया होगा, और होप सो सारे के सारे बच्चों का, अधिकतर बच्चों का ये सही जाने वाला है। आपसे पता करने की कोशिश करूंगा इसका सही आंसर। मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 30 आवर्स, 30 घंटे। अब अगर हमें इसे पे टाइम निकालना है तो हम इसको टाइम को देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से निकालते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको किसका, अगर मैं बात करूं तो जलाशय का आयतन, मतलब हमें वॉल्यूम ऑफ जो आपको रिजर्वॉयर है वो आपको दे रखा है कितना, 108 मीटर क्यूब, राइट। और जो हमें रेट दे रखी है, रेट ऑफ वाटर फिलिंग, वो हमें कितना दे रखी है, वाटर फिलिंग वो दे रखी है 60 लीटर्स पर मिनट। याद रखना आपको टाइम निकालना है आवर्स में, और यहाँ पे मिनट में दे रखा है। तो 1 मिनट में 60 लीटर्स जाता है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 घंटे में निकालना चाहूं तो आप बताइए 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। तो 1 मिनट में हो रहा है 60 लीटर, तो बताइए 60 मिनट में कितना जाएगा, 60 इंटू 60 लीटर्स, मतलब 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 3600 लीटर्स पर आवर। पता चल गया, मतलब 1 घंटे में एक 3600 लीटर्स पानी को रिजर्वायर में भर देगा। ओके, अब आपको पता करना है इसमें अगर टोटल जो जलाशय है, जो आपका क्या बना हुआ रिजर्वायर है, उसका टोटल वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है, 108 मीटर क्यूब। यहां पर हमें एक इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना पड़ेगा, कन्वर्जन, जो हमें याद भी होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं। याद है सभी को, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। याद रखना एक और जो आगे न्यूमेरिकल्स में कभी आ सकता है, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट आपके कन्वर्जन है, याद रखना है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो यहां पर हमें सोचना है, यहां पे मीटर क्यूब दिया है, लेकिन जो आपका रेट दे रखी है वो लीटर्स में दे रखी है। या तो आप दोनों को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें या दोनों को लीटर्स में। तो रेट दे रखी है लीटर में, और मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर या आप जलाशय का आयतन को भी किस में बदल लेता हूं, लीटर्स में, क्योंकि आपकी क्वांटिटी कैसी है, बड़ी क्वांटिटी है मीटर क्यूब। इसको लीटर्स में बदलने के लिए हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर आ गया वो कितना आ गया, 108 इंटू 1000 आ गया। ओके, ये आपका किस में बदल गया, लीटर्स में। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ आवर्स भरना किसे है, जलाशय को, मतलब रिजर्वायर को। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आवर्स के लिए अगर मैं यहां पर लगाऊं तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ आवर्स का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो याद रखेंगे, नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर अपॉन क्या है आपका, रेट ऑफ वाटर फिलिंग, राइट। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर हमारा कितना हो गया, 108 इंटू 1000 अपॉन, और जो आपकी रेट है वो पर आवर के हिसाब से कितना आपका हो रहा है, 3600 लीटर। तो आपने देखा लीटर से लीटर कैंसिल आउट, 20 to 20 कैंसिल आउट, एंड 36 3 जा कितना होता है, 108, और 3 का अगर हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं 3 10 जा कितना आ जाता है आपका आंसर, 30 आवर्स। तो इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करा। याद रखेंगे जब भी हमें आवर्स निकालना होगा, टाइम पीरियड निकालना होगा, तो हमें जो चीज को भरना है उसका हम वॉल्यूम लेंगे अपॉन रेट ऑफ द वाटर फिलिंग, दैट इज यू हैव टू गिव इन द पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, राइट। चलेगा, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है और आप इसको पढ़ेंगे। क्या लिखा है, प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5 फुल स्टॉप। 8 years from now the ratio of their ages will be 5:6. फाइंड द एज ऑफ द यंगर। इसका मतलब अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो आप सुनिएगा, अनु और राज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। अब से 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो छोटे व्यक्ति की उम्र बताइए।
अब छोटा कौन होगा? जिसकी उम्र कम होगी। यस और नो? तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है आपने। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 30 एंड ऑप्शन नंबर डी 32। जल्दी से सॉल्व कीजिए, आपको अगेन 15 सेकेंड्स में दे रहा हूं और आपको उम्र बतानी है छोटे व्यक्ति की। राइट, स्टार्ट्स नाउ। Okay, so hope so most of the students giving the right answer. Okay, अधिकतर बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा और सारे के सारे बच्चों के आपके सही आंसर्स आने वाले हैं, ऐसा मैं होप कर रहा हूं। तो आपको मैं बताता हूं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा है, कौन सा ऑप्शन इसका सही है। इसका करेक्ट आंसर है आपका, याद करिएगा जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर होगा कितना? जल्दी से बोलिए, बोलिए 32। अब इसको मैं आपको बताने वाला हूं करके। राइट, तो यहां पर देखिएगा अनु और राज की वर्तमान आयु का अनुपात, दैट मींस द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज यू हैव टू गिवन एंड दैट इज 4:5। दैट मींस अगर मैं बात करूं अनु की जो आपकी प्रेजेंट एज है, और मैंने हमेशा से बताया है आपको, व्हेन यू हैव टू गिवन द एजेस ऑफ द टू ऑफ द पर्संस इन द रेशियो, सो we have to remove this ratio and we have to take in one of the variable for expressing the ages of the two of the persons. Right, तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट पर्सन की एज हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 4x। राइट, और यहाँ पर जो अनु को मैंने ए से डोनेट कर दिया है और राज को मैंने आर से डोनेट कर दिया है। ठीक है, तो राज की एज आपकी कितनी हो जाएगी? 5x और अनु की एज कितनी हो जाएगी? 4x। ये हमारी कौन सी एजेस है? प्रेजेंट एजेस हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ अनु हो गई हमारी 4x और प्रेजेंट एज ऑफ हमारी राज हो गई कितना? 5x। अब क्या बोला जा रहा है? अब से 8 साल बाद। याद रखना, अगर बोला जाए आफ्टर द 8 ईयर्स या फिर 8 ईयर्स हेंस या 8 ईयर्स लेटर, और हिंदी में तो केवल मतलब होता है 8 साल बाद, मतलब बाद लिखा हो, है ना। और इंग्लिश में क्या क्या लिखा होता है अगर आप समझेंगे तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए याद रखिएगा, हेंस लिखा हुआ हो, लेटर लिखा हुआ हो या फिर आफ्टर लिखा हुआ हो, तीनों के तीनों केस का मतलब होता है बाद में। और बाद में हमेशा और हमेशा उस प्रेजेंट एज में हमें उतने नंबर ऑफ ईयर्स को क्या करना पड़ता है? ऐड करना होता है। राइट, तो यहां पर हम देखते हैं यहां पे कितना लिखा है? 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो हमें यहां पे सोचना है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आफ्टर कितना ईयर्स? 8 ईयर्स। तो 8 ईयर्स के बाद में अनु की एज कितनी हो जाएगी? बोलो कितनी थी प्रेजेंट एज? 4x। तो 4x प्लस कितना हो जाएगी? 8 हो जाएगी। वेरी नाइस। राज की भी कितनी हो जाएगी? बोलो राज की प्रेजेंट एज कितनी मानी थी हमने? 5x। तो 8 ईयर्स के बाद में कितनी हो जाएगी? बोलो 5x प्लस 8 हो जाएगी। अब इतने साल के बाद दोनों की आयु का अनुपात आपको दिया गया है, वो कितना है? 5:6। तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 8 अपॉन 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 5:6। राइट, तो यहां पर आपको ये सोचना है। ओके, तो यहां पर आपका जो इक्वेशन बन गई वो आपकी क्या बन गई? 4x प्लस 8 अपॉन 5x प्लस 8 इज इक्वल टू आपका जो रेशियो हो जा रहा है 8 साल के बाद में अनु और राज की उम्र में, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अनु एंड राज आफ्टर 8 ईयर्स दैट विल बी इक्वल टू 5:6। राइट, तो हमने क्या कर दिया? 4x प्लस 8 अनु की एज हो रही है 8 साल के बाद में एंड 5x प्लस 8 एज हो रही है हमारी राज की 8 साल के बाद में। इन दोनों की एज का रेशियो तो 4x प्लस 8 अपॉन 5x प्लस 8, अच्छा कितना हो रहा है? 5:6। दैट मीन्स 5:6। राइट, नाउ वी हैव टू मेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिटवीन दिस इक्वेशन। राइट, तो अगर हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और इस 5 का मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में। राइट, तो 6 4 जा 24x, 6 8 जा 48 इज इक्वल टू 5 5 जा 25x एंड 5 8 जा 40। राइट, अब आपको क्या देखना है? वेरिएबल को एक साइड लाना है एंड कांस्टेंट को एक साइड रखना है। ठीक है, तो आप देखेंगे 25 बड़ा है 24 छोटा है, तो 24 को कहां ट्रांसफर कर देंगे हम? राइट हैंड साइड में। तो 25x माइनस का कितना हो जाएगा? 24x। राइट, अब 48 तक पे था ही ऑलरेडी में, और 40 को हम ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 40 किसका हो जाएगा? माइनस का।
तो 25x से 24x आएगा, कितना बचेगा हमारा x बचेगा, और 48 में से 40 जाएगा तो केवल कितना बचेगा 8 बचेगा। तो हमारा कितना निकल आया, x की वैल्यू आ गई हमारी 8। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें तो क्या निकालना है, प्रेजेंट एज निकालनी है, वो भी यंगर की। तो आपकी पता है हमें एज दी गई थी, अनु की हमने कितनी मानी थी प्रेजेंट एज 4x, और राज की हमने कितनी मानी थी 5x एज पर द क्वेश्चन। तो x की वैल्यू रखेंगे तो 4 8 जा हो जाएगा 32, और 5 8 जा कितना हो जाएगा 40। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहां पर कि अनु की एज 32 ईयर्स आ रही है और राज की एज 40 ईयर्स आ रही है। तो कौन यंगर है, आपका अनु यंगर है, और अनु की यंगर एज जो आपकी कितनी है 32 ईयर्स। सो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 32 ईयर्स। राइट, नाउ we will proceed the last numerical of the today's aptitude test and that is in front of you। तो जल्दी से आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका सही आंसर करना है। होप सो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन फेसेस कॉमा एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन इज गिवन बाय। पॉलीहेड्रन के फलक F, किनारे E और शीर्षों V के बीच में एक संबंध है। ऑप्शन नंबर ए F प्लस V इज इक्वल टू E प्लस 2। ऑप्शन नंबर बी F प्लस V इज इक्वल टू E प्लस 1। ऑप्शन नंबर सी F प्लस E इज इक्वल टू V प्लस 2 एंड ऑप्शन नंबर डी E प्लस V इज इक्वल टू F प्लस 2। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि एक पॉलीहेड्रन के नंबर ऑफ फेसेस, एजेस और वर्टिसेस के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है। आपके पास में केवल और केवल 10 सेकेंड्स होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। राइट, ओके, तो आप लोगों ने, अधिकतर लोगों ने इसका सही आंसर खोज लिया होगा और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने सही आंसर्स पर ऑप्शन को चूज किया होगा। अब मैं बताता हूं आपका इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए F प्लस बी इज इक्वल टू E प्लस 2। आप लोगों की जो बुक्स में अगर मैं बात करूं तो आपकी बुक्स में शायद वो इस तरीके से ना लिखता हुआ, वो इस तरीके से लिखा हुआ है F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2। Okay, this is the formula when the two of the values you have to given, so you can find out the third of the unknown value, right? If the number of faces you have to given and the number of vertices you have to given, so you can easily find out the number of edges of a polyhedron. Or if you have to given the number of vertices and the edges you have to given, so you can easily find out the number of faces. And on the other hand, edges and faces you have to given, so you can also find out the number of vertices by using this formula. Okay, so F plus V minus E equal to 2 और मैंने इसको E को यहां पर ट्रांसफर कर दिया तो क्या बन जाएगा F plus V is equal to 2 plus E, right? तो यही आपका करेक्ट आपका ऑप्शन है जो कि पॉलीहेड्रन के फेसेस मतलब फलकों, एजेस मतलब किनारों और कोरों और वर्टिसेस मतलब शीर्षों के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, चलेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब अगर आपको आज के इस एप्टीट्यूड टेस्ट नंबर 7 में मैं ऐसा एक्सपेक्ट किया हूं कि आपके साइड 10 आउट ऑफ 10 अधिकतर स्टूडेंट्स ने स्कोर किया होगा। अगर किसी का अभी भी थोड़ा सा कम जा रहा है, लगातार आप वीडियोस को वॉच करते रहिए, लगातार अपने एप्टीट्यूड को चेक करते रहिए। और एक लास्ट में, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप मेरे वर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, so please subscribe my YouTube channel Sonakya Math Classes and also watch and share my videos as you can to support my journey. Thank you. Jai Hind.